सो रिज्यूम करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल से, जिसको प्रपोज किया था जे थॉमसन ने। पहले सबसे पहले बेसिक देखते हैं क्या मॉडल कह रहा है कि पूरा का पूरा एक एटम जो है, दिस इज एन एटम, वो एक पॉजिटिव स्फीयर है। एक एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें हर जगह जो भी ये दिख रहा है ये एक डेंस मटेरियल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है पूरे उसमें, लाइक अ पुडिंग। और ये उसमें ऊपर बेरीज या जो भी हम पुडिंग में ऊपर डालते हैं, तो जो भी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। These all are electrons. एक पॉजिटिव स्फीयर, एटम अपने आप में एक पूरा पॉजिटिव स्फीयर है जो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसमें स्प्रेड हैं बीच बीच में छोटे छोटे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जे थॉमसन ने थ्योरी दी थी। जे थॉमसन प्रपोज डेट एन एटम possesses a spherical shape in which a positive charge स्प्रेड फुली, पूरे में स्प्रेडेड फुली, पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, उसमें एम्बेडेड है इनटू इट इन सच अ मैनर एज टू गिव मोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, या फिर इसको बोला जाए तो अदर वर्ड्स में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Electrically neutral. An important feature of this model is that the mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. तो बार बार रिपीट होगी यही पॉइंट आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। बार बार यही चीज़ मेन इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव जो चार्ज है वो पूरे उसमें स्प्रेडेड है पूरे एटम में। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर था। ऑल्दो दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मतलब इसने ये तो समझा दिया कि जो एटम होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ओरिजिनली, बाद में वेरिएशन करके तो कुछ भी कर सकते हैं, आयन कैटायन एनायंस बना सकते हैं, बट ओरिजिनली हमारा पूरा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इस मॉडल ने ये तो समझा दिया, बट वो गलत था, क्योंकि हम सबको पता है कि एटम के बीच में खाली स्पेस होता है, इलेक्ट्रॉन्स केवल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसके अलावा बीच में खाली स्पेस होता है। ये यहाँ पे गलत था, बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट, जो कि लेटर रिजल्ट्स निकले बाकी लोगों के एक्सपेरिमेंट से, तो उससे उसको ये सही साबित नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल था वो था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रपोज किए थे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को। ओके, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्या, उसको देखते हैं डिटेल में, थोड़ा सा उससे समझते हैं, उसके बाद ही थ्योरी पे आते हैं। ये मॉडल ये एक्सपेरिमेंट ये कहता है, या उन्होंने ये किया था, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, 2+ पॉजिटिव चार्ज होता है उन पर। ओके, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अल्फा पार्टिकल, एंड उनको उन्होंने गोल्ड फॉइल एक ली थी, बहुत थिन, वेरी थिन गोल्ड फॉइल लिया और उससे पास कराया ऐसे स्ट्रेट में ये अल्फा पार्टिकल एमिटर है या फिर गन है, जो भी आप बोल सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स इनने एमिट किए, अल्फा 2+ पार्टिकल्स, और उसको गोल्ड फॉइल से क्रॉस करवाया। अब उन्होंने यहाँ पे डिटेक्टिंग स्क्रीन लगाई एक, पूरे ऐसे कर्ड, उसमें पूरा सारा का सारा सरफेस वो, ये सिर्फ जहाँ से भी रे निकल रही है उसको छोड़ के सब कुछ वो कवर कर रहा है, ताकि डिटेक्ट हो सके कि कहाँ कहाँ अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। अब ये जो पुराना मॉडल था जे थॉमसन का, दिस ओल्ड मॉडल, इसके अकॉर्डिंग क्या होता, अगर पूरे के पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है तो ये पार्टिकल्स कभी भी क्रॉस नहीं करते, कभी क्रॉस नहीं करते, मीन्स ये चीज़ गलत है, क्रॉस नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये कभी भी क्रॉस नहीं करते।
बट ऐसा हुआ नहीं, तो यहीं से जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। ये क्रॉस करके अल्फा पार्टिकल क्रॉस करके कहीं यहाँ पे डिटेक्ट हुए, कहीं यहाँ पे डिटेक्ट हुए, कभी यहाँ पे डिटेक्ट हुए। ये जो डिटेक्ट हुए इसका मीन्स था कि ये क्रॉस कर सकते हैं एटम को, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, या फिर एटम के अंदर बहुत सारा खाली स्पेस है या पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ही वहाँ पे नहीं स्प्रेड है। तो ये कंक्लूजन निकला। अब दूसरा क्या निकला, अब वो नीचे से देखते हैं। ये इस तरीके से कुछ निकला, ये बीच में न्यूक्लियस है, उन्होंने ये अज्यूम किया कि बीच में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस से जो बहुत ही फ्यू अल्फा पार्टिकल टकराएंगे गोल्ड एटम के न्यूक्लियस से, तो वो कुछ बहुत ही फ्यू वापस आ गए, बट मैक्सिमम के मैक्सिमम क्रॉस कर गए। इसका मतलब भी क्या था कि जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होता है, काफ़ी हैवी होता है, पर वो हमेशा सेंटर में होता है। ये कंक्लूजन था कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में स्प्रेड होता है, ना कि इधर उधर। तो ये वही चीज़ है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हमने रे भेजी, गोल्ड फॉइल है, तो कुछ बहुत ही कम पार्टिकल इधर इधर या इधर आए, वेरी फ्यू, जो कि डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकरा गए थे, बट मोस्टली पार्टिकल्स सामने चले गए क्योंकि खाली स्पेस था। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एटम्स हैं, ये गोल्ड एटम्स हैं, ये इनका न्यूक्लियाई है बीच में छोटा छोटा सा। सो कुछ पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या हुआ, न्यूक्लियस के काफ़ी पास में, ये वाली रे न्यूक्लियस से काफ़ी पास से टच होके निकल गई, तो उसको रिपेल होके तो इस एंगल पे मुड़ गई, मोस्टली स्ट्रेट चली गई। ओके, मोस्टली स्ट्रेट चली गई। कुछ ये वाली रे ये डायरेक्ट न्यूक्लियस में ही जाके बढ़ी होगी, तो ये वापस आ गई क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव ने रिपेल कर दिया। तो इससे कंक्लूजन निकले। फाइनल कुछ और भी देखते हैं। एक गोल्ड फॉइल है और ये रे निकल रही है, तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड, तो ये कंक्लूजन था 1। एक कंक्लूजन ये था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुए, अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर सिग्निफिकेंटली डिफ्लेक्टेड, बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो भी बिल्कुल ये नहीं कि 180 डिग्री पे वापस आ गए, कुछ एंगल पे वापस आए, ये कुछ एंगल पे वापस आए। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर स्लाइडली डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल्स वो भी काफ़ी कम थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए कुछ एंगल पे, ये स्ट्रेट है तो ये कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। और ये हमारा न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम है, ये इन लार्ज इमेज है क्रॉस सेक्शन ऑफ गोल्ड एटम्स की या गोल्ड फॉइल की। अब आते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर जो कि रदरफोर्ड ने दिए थे थ्योरी के अबाउट। तो रदरफोर्ड कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल नंबर 1, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। तो जो पॉजिटिव चार्ज था, ये जो मोस्ट ऑफ द एटम का मास था, वो एकदम मिडिल में एग्जिस्ट करता है, वो काफ़ी छोटे रीजन में, जिसको बाद में हमने न्यूक्लियस बोला। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। तो ये नाम रदरफोर्ड ने ही दिया था, न्यूक्लियस। नंबर 2 क्या कहता है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हैं, जिन पाथ को हमने बाद में ऑर्बिट का नाम दिया। ये जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है, इन्हें ही हमने ऑर्बिट बोला। इट इज लाइक दिस इज न्यूक्लियस, this is one orbit, this is second orbit, something like this। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में इसके अराउंड। ओके, दस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल्स अ सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस। तो ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था, ये किसको रिजेंबल करता था, सोलर सिस्टम को रिजेंबल करता था। जैसे कि सोलर सिस्टम में सन एकदम सेंट्रल में होता है और सारे के सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड सर्कुलर या एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि सन की जगह न्यूक्लियस है, प्लैनेट्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिस्टम in which the nucleus plays the role of the sun and the electrons that of the revolving planets। इलेक्ट्रॉन जो प्लैनेट्स का रोल अदा करते हैं। नंबर 3 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
सो इलेक्ट्रॉन बोले और वो न्यूक्लियस के संग, मतलब मेन बात हम प्रोटॉन की कर रहे हैं, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, बट चार्ज तो प्रोटॉन के पास ही होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच में, जबकि बात हम कर रहे हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी उसको छोड़ के नहीं जाता एटम को। अब इसका कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। सो हमने रिलेट क्यों किया उसको भी देखते हैं। हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिलेट क्यों किया, या हमने ऐसा क्यों बोला कि जो सन है वो न्यूक्लियस की तरह है और जो प्लैनेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह है, या इसका वाइस वर्सा अपोजिट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, सबको पता है, केपलर लॉज ऑफ मोशन में इसको डिफाइन किया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ये होता है, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट स्मॉल एम और डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो कि सबको पता है 12th स्टैंडर्ड से, सो प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अगर आप इसको कंपेयर करें तो कैपिटल जी इज व्हाट, कैपिटल जी इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, m इज प्लस क्यू, स्मॉल m इज माइनस क्यू, आर स्क्वायर। फोर्सेस सिमिलर हैं, तो रदरफोर्ड ने ऐसा सोचा है, कंक्लूजन पे पहुंचा कि अगर ये फोर्सेस सिमिलर हैं तो पाथ भी जो प्लैनेट्स फॉलो करते हैं तो सिमिलर पाथ इलेक्ट्रॉन्स भी फॉलो करेंगे। लगभग ये चीज़ एकदम सही है, बट एकदम कंप्लीटली सही नहीं है, तो उसको हम अभी आगे देखेंगे। अब ये हमने एक एटम का मॉडल लिया है, एटम है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं और वो किस तरीके से मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस बिटवीन देम आर है। तो एक तो हमारा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इक्वल है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, तो ये फोर्स बाहर को है। और दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमारा कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है इस केस में, इन दिस केस। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सो एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एज इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस, सो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो होगा क्या, और जहां पर रदरफोर्ड गलत हुए थे, अगर ऐसा नहीं होगा और ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला जाएगा, तो वो एक स्पाइरल पाथ को फॉलो कर लेगा लाइक दिस, और एट लास्ट वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसा प्रैक्टिकली नेचर में तो पॉसिबल नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आप जिस फ़ोन को पकड़ के या जिस लैपटॉप में ये देख रहे हैं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो नेक्स्ट मोमेंट पे एकदम फिनिश, गायब। ऐसा नहीं होता। मीन्स इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल, इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल। तो कोई ना कोई तो दो फोर्स होंगे जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो उन दो फोर्स को ही हमें फाइंड करना था। तो हमने लिया कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? हमारा जो मोशन का फोर्स है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। तो इन दोनों को बैलेंस करके देखते हैं, ये दोनों अब एक दूसरे के इक्वल है या फिर इनका सम इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा एक ही बात हुई, एम स्क्वायर अपॉन आर प्लस ये आपका दूसरा फोर्स है, ये फोर्स 1 है, ये फोर्स 2 है, इनको हमने इक्वल किया इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमने इक्वल भी कर दिया, यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 निकल के आए, जिसको नोट करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 1। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुरू हो गया, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट है या बोल सकते हैं कि एक डेरिवेशन है। हमें निकालना क्या है? हमें सिंपल सी एक चीज़ निकालनी है, हमें निकालना है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है हमें। सो एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? एनर्जी दो टाइप की होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन ये टोटल एनर्जी है इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला
माइनस क्यू स्क्वायर अपन 4πε0 आर, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होता, ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। सो सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये प्लस माइनस होके माइनस बीच में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसी भी इक्वेशन का जो कि हमने ऊपर ली थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें mv² था। ओके, सो 1/2 mv²/r, ध्यान से देखेंगे mv²/r 1/4πε0 q²/r² के इक्वल होता है। अगर हम r को उधर भेज दें तो ये r² हमारा कट जाएगा, तो केवल सिंगल r बचेगा। ओके, 1/2 पहले से था, ये 1/2 पहले से था, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनी उसको देखते हैं। 1/2 q²/4πε0 r माइनस q²/4πε0 इंटू r, तो ये हमारा बचेगा -1/2 टाइम्स ओनली, क्योंकि ये हाफ है ये फुल है, बाकी क्वांटिटीज सेम है पूरी तरीके से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी देख लेते हैं शॉर्ट में। ये जो ऑरेंज कलर के ब्रैकेट में है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डिफरेंट है, अलग है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, सो उसकी डिस्टेंस r पे हम अगर पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो 1/4ε0 वो चार्ज पार्टिकल खुद और अपॉन r, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, आप इसमें Q को और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अगर Q एग्जिस्ट कर रहा है तो। सो पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये तो हमने सिर्फ पोटेंशियल निकाला, ओनली पोटेंशियल निकाला था, ओनली पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये हो गया q² माइनस q²/4πε0 r, केवल सिंगल r। ये सब चीज़ें 12th लेवल पे हैं, यहाँ पे इतना डिटेल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन नंबर 2 निकल के आई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हमारा टोटल एनर्जी निकल के आई, टोटल एनर्जी। और ये 8 क्यों हो गया, क्योंकि 4πε0 था और 1/2 बचा। ठीक है, हाफ से हम अगर 1 को माइनस करेंगे, ये क्या कर रहे हैं 1/2 -1, और ब्रैकेट में तो कुछ भी टर्म है, तो हमारा आंसर में -1/2 बचेगा। अब उस टर्म में 4 पहले से था, तो ये -8 हो गया, तो माइनस q²/8πε0 r, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इससे कंक्लूजन क्या है, अगर हम इस टर्म को बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल एनर्जी घटेगी, और अगर हम इस टर्म को सिर्फ r को बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर में, तो हमारा एनर्जी एब्सोल्युटली कम होगी। अगर हम डिनोमिनेटर के किसी टर्म को बढ़ा रहे हैं तो टोटल एनर्जी हमारा कम होता है। तो अगर हम जितनी दूर जाएंगे उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। इसका सीधा सा क्या कंक्लूजन है कि हम न्यूक्लियस से जितना दूर इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे वो न्यूक्लियस के फोर्स से फ्री होता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री हो जाएगा और वो बाहर अपना एटम को छोड़ के बाहर ट्रेवल करने के लिए एकदम रेडी होगा। इफ आर इंक्रीजेस टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि हमारा जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, तो आर के बढ़ाने से हमारी टोटल एनर्जी बढ़ रही है इस केस में, जो हमने टोटल एनर्जी निकाल के लाए हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स तो कम होगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है, जितनी दूर जाओगे उतना फोर्स न्यूक्लियस का कम होता जाएगा, बट टोटल एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है। तो टोटल एनर्जी जो है हमारी है इलेक्ट्रॉन की, वो नेगेटिव है, और वो बढ़ेगी हम इलेक्ट्रॉन को जितना दूर ले जाएंगे न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हाइयर इज इट्स टोटल एनर्जी। सो यहीं पे हमारा लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है। लेक्चर 2 पे चलते हैं। यहीं से रिज्यूम करते हैं इसको। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाली, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत ही इजी भी डेरिवेशन है। हमने किया क्या, हमने कुछ भी नहीं किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी यहाँ से, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करके। सो इक्वेशन नंबर 1 mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 q²/r²। देन हम क्या निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, जो हमें इक्वेशन नंबर 2 निकालनी है, टोटल एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी
and electrical potential energy. Okay, so half mv square plus minus q square upon 4 pi epsilon naught into small r, only r and not r square. It is very important to put emphasis on it. Okay, now E is equal to half mv square माइनस क्यू स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब ओनली एम वी स्क्वायर जो हमारा है, ओनली एम वी स्क्वायर, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 से. बट ये जो आर स्क्वायर है, ये इस वाले आर के इधर जाने से, इस वाले आर के इधर जाने से ये आर स्क्वायर हमारा ओनली आर बचेगा. सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हमने ई की वैल्यू निकाली जो कि हमारी ये आ गई. बस इतना ही डेरिवेशन था, यहीं पे हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया. माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो ये वही है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अगर हम स्मॉल आर बढ़ाएंगे तो टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी क्योंकि वो नेगेटिव है. अब मान लीजिए आर 1 मीटर है तो एनर्जी हमारी -4 जूल है. अगर हम डिस्टेंस को 2 मीटर कर देंगे तो एनर्जी हमारी -2 जूल हो जाएगी. अब मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो हमारा 1 से 2 पे गए हैं तो 4 से 2 घट रहा है. बट क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, जैसा कि मैंने पहले बोला भी, तो -2 इज ग्रेटर देन -4 एंड -1 विल बी ग्रेटर देन -2. तो जैसे जैसे आर को बढ़ाएंगे, कुछ ये इनडायरेक्ट रिलेशन है. ऐसे तो साफ दिखेगा कि अगर आप आर कुछ बढ़ा रहे हैं, if you are dealing with r then e will reduce, but there is a negative sign which is very important to notice. so negative sign की वजह से हमारा जो e है वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि -2 -4 से बड़ा है. ओके, ये समझने वाली बात है. अब द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस हायर इज इट्स टोटल एनर्जी. उतनी ज़्यादा उसकी टोटल एनर्जी होगी जितना दूर होगा न्यूक्लियस से. अगर टोटल एनर्जी को कम करेंगे तो हमारा डिस्टेंस भी कम होगा. According to electromagnetic theory of Maxwell, charged particles when accelerated should emit EM radiation. तो मैक्सवेल की थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि चार्ज पार्टिकल को हम जब एक्सीलरेट करते हैं तो वो या उनको EM रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को छोड़ना चाहिए. देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन. तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, एक्सीलरेट ही तो कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में, तो वो एक उसको रेडिएशन को छोड़ना चाहिए. द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक. और अगर वो ऐसा करेगा तो हमारा वही जो मैंने बताया कि वो स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा. हमारा ये अगर है भी तो ये स्पाइरल पाथ को फॉलो करते 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 आखिरी में कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये रेडिएशन छोड़ रहा है, ये रेडिएशन छोड़ रहा है, ये कह रहा है. बट रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता. कैलकुलेशन सो दैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10 की पावर -8 सेकेंड, मतलब बहुत ही कम टाइम है ये. ओनली 10 की पावर -8 सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन जाके कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, या एटम श्रिंक कर जाएगा टू फॉल इनटू द न्यूक्लियस. बट दिस डज नॉट हैपन. दस द रदरफोर्ड मॉडल कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. तो रदरफोर्ड जो मॉडल था उसने एक चीज़ नहीं समझा पाई, ये नोट करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं समझा पाया रदरफोर्ड का मॉडल. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे. एटॉमिक नंबर,